नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। दूसरी खबर, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होना है, ऐसे में सभी दल का रुख अब पश्चिम बंगाल की ओर हो गया है। वहीं तीसरी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और मेरठ के नितिन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से अब आम लोगों का जीना दूभर हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए 24 फरवरी को भोपाल आएंगे, लेकिन इससे पहले वह बागेश्वर धाम जाएंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर 26 फरवरी को आयोजित होने वाला विशाल कन्या विवाह महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। ऐसे में वह तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छतरपुर पहुंचे। वीडी शर्मा ने कहा, बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। बता दें, बीते दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया था कि कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। पहले चरण में 3 साल में 100 बेड का सुविधा युक्त अस्पताल बनकर तैयार किया जाएगा। उद्घाटन के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम नरेंद्र मोदी कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन का निमंत्रण दिया था। मैं आज विशेष तौर पर बागेश्वर धाम, हम सबका सौभाग्य है कि अपने बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बागेश्वर धाम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराज जी के द्वारा प्रयासरत जो कैंसर हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि 26 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति भी आ रही हैं। तो इसलिए इस धरती पर अपने खजुराहो बागेश्वर धाम एक बड़ी सौगात, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के फाउंडेशन स्टोन करेंगे। उसकी तैयारी के संबंध में मैं आज अभी आया हूँ। एक बार सारी तैयारियों के बाद देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा अपने क्षेत्र में। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और समिट के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले, उससे पहले वह बागेश्वर धाम जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तरुणा, निश्चित तौर पर पीएम डॉक्टर मोहन यादव कई जो देखा भव्य कार्यक्रम का आयोजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को इसका शुभारंभ करेंगे और 25 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। भव्य तैयारियां की जा रही। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो तमाम से इन्वेस्टमेंट आने की भी उम्मीद कराई जा रही है और मध्य प्रदेश को ग्लोबल तरीके से बाहर और वैश्विक छवि लाने के लिए पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही रोजगार और तमाम जो इन्वेस्टमेंट की कंपनियां हैं, चाहे विदेश से हो चाहे विदेशों से हो, तमाम की कंपनियां यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इकट्ठा होंगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर जाएंगे और छतरपुर में बागेश्वर धाम में जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है छतरपुर पहुंचे थे और उन्होंने इसका सबका जायजा भी लिया है। आप देखिए, जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसकी अगर बात की जाए तो 200 करोड़ रुपए का कैंसर हॉस्पिटल का ये बनेगा और इसमें करीब 3 साल में 100 बेड की उपलब्धता रहेगी। डॉक्टरों की बात की जाए तो करीब यहाँ जापान, अन्य देशों, जापान सहित जो अन्य देशों के विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनको बुलाया जाएगा और मरीजों का इलाज कैंसर हॉस्पिटल
में जो बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम में किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं इलाज किया जाएगा। तो बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को ये मिलने वाली। हालांकि देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। तो तमाम सेमीकंडक्टर से लेकर IT पार्क और टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम देश मध्य प्रदेश को देने के लिए तैयार है। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड कंट्री पार्टनर के तौर पर मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसमें रहेंगे। और इसके साथ साथ ही GIS को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। आप देखिए करीब 110 करोड़ से ज्यादा की लागत से मध्य राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और तमाम तरह से पेंटिंग के साथ साथ जो चौराहे हैं या धार्मिक और पर्यटन स्थल है उनको भी सजावट दी जा रही है। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसको ग्लोबली एस्टेब्लिश करने के लिए तमाम प्रयास है। रोजगार की दिशा में देखा जाए तो करीब 20 लाख लोगों को 5 साल के अंदर रोजगार देने की बात कही जा रही है। यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। और क्षेत्रीय लेवल पर रोजगार, एक तो संगठित रोजगार होता है और एक असंगठित रोजगार होता है। तो संगठित में जो कंपनियों में कर्मचारी रहेंगे वो काम करेंगे और संगठित रोजगार के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो ठेला लगाएंगे, जो दुकान लगाएंगे, जो शॉप लगाएंगे, तो कर्मचारियों की तो कई तरह से यहाँ पर रोजगार देने की भी कवायद चल रही है। तो CM डॉक्टर मोहन की कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें भी 7 पॉलिसियों को बदला गया, उसके साथ साथ 10 सब पॉलिसियों को भी बदला गया है। तो कुल मिलाकर के इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट जगाने के लिए और इन्वेस्टर्स लाने के लिए मध्य प्रदेश में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जो सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। आज CM डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में भी है और दिल्ली में कहीं ना कहीं वो जो कैटर रेटिंग का कार्यक्रम रखा गया उद्योगपतियों से उनकी 1-to-1 चर्चा होगी, टेबल राउंड चर्चा होगी। तो तमाम चर्चाओं के दौरान इन्वेस्टर्स को बताया जाएगा, एक छोटी फिल्म भी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी में आना कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है। इसके साथ साथ ही कई सौगातें मिलने की बात है, क्योंकि सौभाग्य इसलिए होता है कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो कई बड़ी सौगातें भी मिलती है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आएंगे और इसके साथ ही बागेश्वर धाम में 23 तारीख को आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 26 तारीख को जो 251 कन्याओं का विवाह होने वाला है, जिसमें से 108 कन्याएं जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की रहेगी। तो इसमें प्रदेश की राष्ट्रपति द्रौपदी शामिल होगी। तो 26 तारीख को लेकर भी तमाम तैयारी की जा रही है, जिसके लिए तमाम अधिकारी कर्मचारियों के मोबाइल ऑन रहने की बात कही गई। इसके साथ साथ ही छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के आगमन को लेकर, इन्वेस्टर्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभारंभ और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री, उनके समापन के दौरान तमाम को लेकर के तैयारियां मध्य प्रदेश में की जा रही है। रोजगार की दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। 2047 को लेकर विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जी सत्यम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में सभी दल का रुख अब पश्चिम बंगाल की ओर हो गया है। इस बीच राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने के संकेत दे दी है। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC को बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने TMC छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अभिजीत मुखर्जी बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा, वापस लौटकर अपने घर आ गए रहे। ऐसा करने से उन्हें क्या ही कोई रोकेगा। अभिजीत ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि दिल्ली से कोलकाता आने में समय लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी है। कांग्रेस छोड़ TMC में जाने को लेकर अभिजीत ने कहा कि वहां निजी कारणों से गया था। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि उन कारणों का खुलासा नहीं करना चाहता। उन्होंने लगे हाथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाएंगे। हम आदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अभिजीत मुखर्जी के कांग्रेस में वापस लौटने की पुष्टि पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट से जुड़े नेताओं ने भी पहले ही कर दी थी। बहुजन समाज पार्टी ने दक्षिणी राज्यों आदि प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और मेरठ के नितिन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। इसको लेकर पार्टी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। दोनों को BSP के अंदर गुटबाजी के चलते बाहर किया गया है। बता दें, मायावती पार्टी समीक्षा बैठक
से पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि चेतावनी के बाद भी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ का रवैया सुधर नहीं रहा था। ऐसे में बीएसपी चीफ ने संगठन की शिकायत बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी का हर चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पार्टी को कई राज्यों में बुरी हार भी मिल चुकी है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है, जहां पार्टी की तरफ से कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे, लेकिन पार्टी के एक भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। लगभग सभी सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, बीएसपी मायावती ने अपनी पार्टी से निष्कासित किया है और साथ ही इस बार के जो दिल्ली चुनाव है उसमें भी उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल तरुणा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव को लेकर लगातार जो है बीएसपी चीफ मायावती समीक्षा कर रही थी, और इसके साथ ही आज जो बीएसपी चीफ मायावती ने बड़ा चाबुक चलाया है वो बीएसपी के नेताओं के लिए एक तरीके से सबक भी है और चेतावनी भी है, और आगे के लिए उन्हें यह भी है कि अगर वो किसी भी तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो तनिक भी देर नहीं लगेगी उन्हें पार्टी से पार होने में। यह जो आज मायावती ने कार्रवाई की है उसमें राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, इसके साथ ही मेरठ के नेता नितिन सिंह को आज बीएसपी चीफ ने जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन पर आरोप है कि लगातार जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसके साथ ही पार्टी के अंदर ही ये लोग गुटबाजी कर रहे थे। निश्चित तौर से इस गुटबाजी को लेकर मायावती ने आज जो बड़ी कार्रवाई की है ये पूरे देश में चर्चाओं का विषय भी बना है। तो वहीं दूसरी के लिए राहत भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर लगे हुए कोई पहला आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी संगठन में काम कर रहे थे, उस समय भी अशोक सिद्धार्थ के ऊपर गुटबाजी करने का आरोप लगा था। अभी भी उत्तर प्रदेश में कई उनके जो साथी हैं जो उत्तर प्रदेश में गुटबाजी कर रहे हैं, मायावती एक एक करके ऐसे जो गुटबाजी वाले कीड़े हैं उनको बाहर करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठी है और उस उम्मीद पर पानी फिरता जा रहा है, उसमें कारण यही है कि जो लगातार लोग गुटबाजी कर रहे हैं उससे पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। नुकसान इस प्रकार से है कि बीएसपी को लगातार 2012 से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के तकरीबन एक ही सदस्य रह गया है। राज्यसभा में जो है सांसद केवल एक ही रह गए हैं, तो विधानसभा परिषद में भी सदस्य संख्या शून्य हो चुकी है। इधर दिल्ली में हाल में ही जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बीएसपी को करारी हार का सामना है। कई प्रत्याशियों को जमानत भी जब्त हो गई है। यह जो शिकायतें लगातार संगठन की तरफ से बीएसपी चीफ मायावती को मिल रही थी उसमें उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। यह भी बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के सगे ससुर हैं, और उन पर यह कार्रवाई करके मायावती ने यह जता दिया है कि बीएसपी जो विचारधारा है, बीएसपी की जो कार्यशैली है, अगर उससे कोई भी इधर उधर भटकता है तो पार्टी से निकालने में देरी नहीं होगी। पहले भी आकाश आनंद पर भी कार्रवाई हो चुकी है, हालांकि उनको संगठन में वापस लिया गया। अब जो अशोक सिद्धार्थ को लेकर लगातार जो माहौल गर्म हो रहा था उसको लेकर भी मायावती ने यह बड़ी कार्रवाई की है, उन्हें पार्टी से बाहर किया है। उसी कारण आपको बता दूं कि जो बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम है उनके साथ महाराष्ट्र में थप्पड़ कांड हुआ था, जिसमें एक कार्यकर्ता के द्वारा रामजी गौतम को सरेआम जो है मंच पर थप्पड़ मारा गया था। उसमें से जो वीडियो सामने आया था उसमें वो व्यक्ति लगातार ये कह रहा था कि आप देखो आप थप्पड़ पड़ा, आप थप्पड़ पड़ा, यानी कि ये जो घटना थी वो नियोजित थी। उसको लेकर मायावती ने जब गहनता से जांच कराई तो उसमें कहीं ना कहीं अशोक सिद्धार्थ के लोगों का हाथ था, और इसमें जो जानकारी अशोक सिद्धार्थ को भी शायद थी, क्योंकि जिस तरीके से काम रामजी गौतम के साथ हुआ वो मायावती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वे कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर हमेशा ही आवाज बुलंद करती रही और संघर्ष करती रही। ऐसे में लगातार कई ऐसी गतिविधियां थी जिसको लेकर अशोक सिद्धार्थ घिरे हुए थे। इसके साथ ही अगर गुप्त तरीके से बात की जाए तो चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी चयन होता है या जो प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होती है उसमें भी कई शिकायतें जो है अशोक सिद्धार्थ की मिली थी, जिसको लगातार बीएसपी चीफ एकत्र कर रही थी, और जो सबूत उनके हाथ लगे उसके आधार पर अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया गया है, ताकि पार्टी से बाहर निकलने के बाद अशोक सिद्धार्थ कोई भी अनर्गल बयानबाजी न करें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जो है पार्टी से बाहर होता है तो कोई ना कोई आरोप लगाता है, खासकर मायावती के ऊपर जो है देने का आरोप लगाता है या फिर अन्य तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। उन सभी आरोपों से बचने के लिए मायावती ने सबसे पहले जो है पार्टी संगठन से की, उसके बाद इन दो बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर से कानपुर मंडल में जब अशोक सिद्धार्थ प्रभारी हुआ करते थे तब भी इन्होंने भारी तादाद में यहाँ लोगों के टिकट काटे थे, उसमें भी शिकायतें थी।
उन्होंने भी रिजल्ट देखा, जहां जहां इनको प्रभारी बनाया गया गुटबाजी हुई है, इसकी शिकायतें बीएसपी की चीफ मायावती के पास गई, इसी के तहत इस पर बड़ी कार्रवाई हुई और इससे बीएसपी के कार्यकर्ताओं को लेकर और पदाधिकारियों में एक साफ संदेश हो गया है कि अब बीएसपी नए मूड में काम करेगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में नए मूड में तैयारी होगी ताकि बीएसपी एक बार फिर से जनता के बीच में मजबूती से उतर सके और यह बता सके कि बीएसपी का अनुशासन सर्वप्रथम है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से अब आम लोगों का जीना दूभर हो रहा है। ग्रामीण अंचल सहित सिंगरौली जिला आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के चलते हर गांव में अब झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है और उनके इलाजों से कई मौतें भी हो रही है। ताजा मामला जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर कजी गांव का है, जहां एक पीड़ित महिला कलेक्टर और एसपी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता अनुसुईया पटेल का कहना है कि रामललित पटेल झोलाछाप डॉक्टर है जो घूम फिर कर लोगों का उपचार करता है। उसके गांव में भी उपचार करना लगातार आता रहता है। अब उसको पैर में कुछ चोटें लगी थी। 2 झोलाछाप डॉक्टर ने 4 इंजेक्शन लगा दिए और 10,000 रुपए से ज्यादा रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। जब उन्हें काफी दर्द होने लगा तो वह फोन लगाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कई दिन तक परेशान रही, लेकिन डॉक्टर उनके घर नहीं गया। जब वह जिला अस्पताल पहुंचती है तो जिला अस्पताल के डॉक्टर बताते हैं कि उनके पैर के अंदर ही नस में सुई टूटकर फंस हुई थी, जिसके रिएक्शन के कारण अब पीड़ित महिला का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहीं पीड़िता अब झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और न्याय पाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। पैर में ही रामललित सुई लगा दिया है, 4 सुई लगा दिया है धोखे से कि ठीक कर देंगे। नस में गड़ गई है, सूजी टूट गई है उसमें। फिर ऑपरेशन हुआ, आरवी सिंह के बंदना में 2 महीना भर्ती हुआ, 50-60 हज़ार 70 हज़ार पैसा लग गया। अभी घाव पकता जा रहा है, एक दारी छील गया है, स्क्रू लगा है इसमें, पैर में चल नहीं पा रही, बहुत दिक्कत हुआ है। अब 6 महीना से दवाई होता, अभी कोई नहीं। अभी दरामा सेंटर से छुट्टी करके आ गई, अभी ठीक होते नहीं, एकदम कैंसर टाइप का हो गल बा। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी प्रकार की है जी। इसका जो उदाहरण है वो ये है कि हमारे जो जिला चिकित्सालय में है पर डे 1000 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। 200 पलंग की जगह 400 लोग भर्ती हो रहे हैं, मतलब जिला चिकित्सालय में। तो हमारी आईपीडी ओपीडी व्यवस्थाएं ये सिद्ध कर रही हैं कि लोगों में विश्वास है, लोग उसका फ़ायदा, शासन की सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ तक झोला छाप की बात है तो झोला छाप के लिए हमने जो ब्लॉक लेवल 3 ब्लॉक अपने ज़िले में है, इसमें एसडीएम बीएमओ की एक टीम बनाई गई है उनके द्वारा कि उस क्षेत्र में, उस ब्लॉक में जो भी इस टाइप के लोग हैं तो ये इसकी निगरानी करेगी और निगरानी करने के बाद अगर किसी के ऐसा समझ में आता है, कोई गंभीर शिकायतें मिलती हैं तो उसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में कुछ महीने पहले चितरंगी में ऐसी कार्रवाई की गई थी, जहाँ की चितरंगी एसडीएम और बीएमओ ने मिल करके उसके झोला छाप डॉक्टर के यहाँ वो एफआईआर दर्ज की है और उसका सील भी किया था क्लिनिक को। तो जहाँ गंभीर शिकायतें होती है इसमें प्रशासन इसमें मुस्तैदी से काम करता है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मनोज जायसवाल जुड़ गए। मनोज, झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार देखने को मिल रही है और इन पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? जी बिल्कुल तरुणा जी, आपको बता दूं कि ये जिले का कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कहीं न कहीं ग्रामीण मरीज जो है कि शिकार हो जाते हैं। और ये आपको बता दूं कि ये महज सिंगरौली जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पे कंडी गांव का मामला है, जो पीड़िता अनुसुईया पटेल अपनी एक झोला छाप डॉक्टर से पैर का इलाज कराने गई थी, जहाँ पे झोला छाप डॉक्टर ने 4 सुई का 10,000 रुपए उसने ले लिया और 10,000 रुपए के बाद वो झोला छाप डॉक्टर रफू चक्कर हो गया। अब जो है अनुसुईया पटेल जो इंजेक्शन लगवाई थी, उस इंजेक्शन में वो सुई भी तोड़ दिया उसके पैर में। अब जब वो जिला अस्पताल इसको लेके पहुंची तो डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि ये आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका सुई जो है नस में टूट गया है, इस वजह से आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो कि सानन फानन में अब जो है पीड़िता अनुसुईया पटेल अपने न्याय पाने के लिए और झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर का चक्कर काट रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं। इसके पहले भी चितरंगी क्षेत्र में सिंगरौली जिले की एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से उस
मरीज की मौत हो गई थी, उस पर प्रशासन थोड़ा हरकत में आया था, जहां झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की थी और उसके मेडिकल को सीज किया था। लेकिन यहाँ तो जिले में झोला छाप डॉक्टरों का बिल्कुल रवैया लगातार बन रही है। 10x10 के कमरे में अपना अस्पताल खोल लिए हैं। अभी तक इस विषय पर जिला स्वास्थ्य विभाग हो चाहे प्रशासन हो बेखबर है। उसे जागने की जरूरत है, नहीं तो इसके बाद और भी कोई हादसे हो सकते हैं, जो कि इस विषय पर चिंता करने की जरूरत है। लेकिन प्रशासन अभी इस विषय पर कोई भी चिंता नहीं कर रही है। तरुणा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।